हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साथ स्टडी एट होम पर स्वागत है। आपकी 9th कक्षा की सामाजिक विज्ञान इस YouTube चैनल के माध्यम से जारी करवाई जाएगी। उम्मीद है कि ये आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आपकी कोई सुझाव हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वो आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इससे रिलेटेड जो PDF है वो आप डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के इस लेक्चर में हम आपकी पुस्तक अर्थशास्त्र के दूसरे अध्याय संसाधन के रूप में लोग उसको कवर करेंगे। सबसे पहले आपको आपकी पुस्तक में दो बच्चों के बीच की जो बातचीत है उसको समझने की आवश्यकता है, उसको देख लीजिए। यहाँ पर ये कह रहा है मानव संसाधन क्या है। ये लड़की पूछ रही है इससे कि मानव संसाधन क्या है, क्या यह भूमि अथवा श्रम के समान है, यह उससे अधिक है। अब इसका क्या जवाब आया, यह उससे अधिक है, यानी कि भूमि और जो श्रम है यह उससे अधिक है। क्यों अधिक है वो आगे समझेंगे। फिर इसका क्वेश्चन आता है मानव पूंजी क्या है, क्या यह रुपया, पैसा अथवा डॉलर के समान है। फिर इसका उत्तर आता है लड़के का, यह उससे अधिक है। तो यह भूमि से भी महत्वपूर्ण है, यह धन और पैसे से भी महत्वपूर्ण है मानव संसाधन। अब हम समझते हैं संसाधन। तो संसाधन क्या है, वो वस्तुएं सेवाएं जो उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग की जाती हैं वो हमारे संसाधन हैं। ठीक है, उन संसाधनों में अगर हम देखें तो प्रयोग होते हैं भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यम। इसको हम कहते हैं उत्पादन के 4 साधन या कारक। क्या कहते हैं, कारक या साधन। तो ये उत्पादन के 4 होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यम। अब इसने कहा कि मानव जो पूंजी है या मानव साधन जो है, संसाधन जो है, वो भूमि से महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि भूमि अपने आप कार्य नहीं कर सकती, अपने आप उसमें बीज नहीं डाला जा सकता, अपने आप वो फसल पैदा नहीं की जा सकती, उससे फसल नहीं काटी जा सकती, उसके ऊपर भवन अपने आप नहीं बन सकता। वो भवन, वो फसल, वो खेती, वो कारखाने, वो किसके द्वारा लगाए जाते हैं भूमि के ऊपर, वो लगाए जाते हैं मानव के द्वारा, मानवीय पूंजी का प्रयोग करके, मानवीय संसाधन का प्रयोग करके। अब जिस प्रकार से हमारी पूंजी में क्या आता है, वो सभी मानव निर्मित चीज़ें, जैसे चाहे वो पैसा है, चाहे वो मशीनें हैं जो आगे उत्पादन में काम आती हैं, ये किसके द्वारा बनाई जाती हैं, ये भी मनुष्य के द्वारा ही बनाई जाती हैं। अब यहाँ पर इस बात को अगर हम समझें, अगर हमारा मानवीय संसाधन विकसित होगा, अगर हमारे जो लोग हैं वो कौशल से भरपूर होंगे, ठीक है, उनको तकनीकी ज्ञान होगा, प्रशिक्षित होंगे, तो वो बेहतर मशीनें बना पाएंगे, उत्पादन की जो लागत है उसको कम कर सकेंगे, उसकी जो क्वालिटी है उसको उत्तम कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें कब हो सकेंगी, जब हमारा जो मानवीय संसाधन है वो बेहतर है, वो कौशल है, कौशल से भरपूर है, निपुण है, प्रशिक्षित है। ठीक है, तो इन उत्पादन के 4 साधनों में जो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है वो कौन सा है, मानवीय पूंजी, मानवीय संसाधन। क्योंकि वो संसाधन के रूप में तभी हो सकता है जब हम उसका प्रयोग कर सकते हैं उत्पादन प्रक्रिया में। एक व्यक्ति है जो कुछ भी नहीं जानता, पढ़ना लिखना नहीं जानता, कोई काम करना नहीं जानता, यानी कुल मिला के हम उसका उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो जो व्यक्ति है वो संसाधन में नहीं गिना जाएगा। वो किसके ऊपर गिना जाएगा, बोझ। भाई माँ बाप भी मान लो, एक माँ बाप के कई बच्चे हैं, उनमें से जो एक बच्चा है वो बढ़िया पढ़ रहा है, काम कर रहा है, ठीक है, और एक बच्चा कुछ भी नहीं करता, तो माँ बाप उसको क्या कहते हैं, बोझ है तो हमारे ऊपर। ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर हमारे पास ऐसी जनसंख्या होगी, हमारे देश में लगभग 130 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, ठीक है, यानी कि 1 अरब 30 करोड़। अगर ये जनसंख्या पढ़ी लिखी होगी, प्रशिक्षित होगी, कुशल होगी, तो सीधी सी बात है कि ये ज़्यादा
उत्पादन प्रक्रिया में इसका प्रयोग किया जा सकता है, उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, कम लागत पर उत्पादन किया जा सकता है। लेकिन अगर यही जनसंख्या हमारी कुशल नहीं होगी, प्रशिक्षित नहीं होगी, शिक्षित नहीं होगी, तो सीधी सी बात है कि यही जनसंख्या हमारे देश के लिए क्या बन जाएगी, बोझ बन जाएगी। ठीक है, तो इसको बोझ नहीं बनने के लिए क्या जरूरी है, इसका प्रशिक्षण जरूरी है, इसकी शिक्षा जरूरी है, इसका स्वस्थ होना जरूरी है। आपके लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके माँ बाप जो आपको पढ़ा रहे हैं वो किस लिए पढ़ा रहे हैं, ताकि आप पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ ऐसी स्किल अपने अंदर ले सकें जिससे कि आप आगे अपने लिए बेहतर जीवन का निर्माण कर सकें। कहीं ना कहीं आप ये अपना काम शुरू कर सकें, कोई जॉब कर सकें, जिससे कि आप पैसा कमा सकें और उससे अपनी जो लाइफ है उसको अच्छे तरीके से जी सकें। तो इसका मतलब वो क्या चाह रहे हैं, आपको मानवीय संसाधन में बदलना चाह रहे हैं, मानवीय पूंजी में बदलना चाह रहे हैं। जैसे हम इस पूंजी की बात करते हैं, मशीनरी की बात करते हैं, तो ये मशीनरी को हम पूंजी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका उत्पादन प्रक्रिया में ज़्यादा प्रयोग होता है, तभी तो उसको पूंजी कह रहे हैं। भाई एक फिल्मों में देखा होगा आपने, एक बूढ़े माँ बाप कहते हैं ये तो बेटा हमारे जीवन भर की पूंजी है। पूंजी का मतलब क्या है कि वो अब उनके जीवन को आगे संभालेगा, ठीक है ना, उनके नाम को आगे बढ़ाएगा, ठीक है, उनके कारोबार को आगे बढ़ाएगा। तो वो उसी प्रकार से हम सबको भी मानवीय पूंजी में अपने आप को बदलना है, आगे जो हमारी पीढ़ियां हैं उनको बदलना है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। मानवीय संसाधन की जब हम बात कर रहे हैं तो जो लोग उत्पादन प्रक्रिया में लगे हुए हैं उनकी क्षमता क्या है, उनकी योग्यता क्या है, ठीक है, उसके संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो वो है मानवीय संसाधन। आगे चलते हैं। उत्पादन के प्राथमिक तथा द्वितीयक साधन। अब प्राथमिक और द्वितीयक साधन का मतलब क्या है? प्राथमिक तो वो है जो सबसे पहले कार्य करेगा, जैसे कि मानवीय। तो मानवीय संसाधन क्या है? प्राथमिक है। जो दूसरे साधन है, चाहे वो भूमि है, चाहे वो पूंजी है, ठीक है, वो क्या है? वो द्वितीयक साधन है। वो तभी काम करेंगे जब मानव काम करेगा। मान लो मानव अगर काम करेगा तभी ट्रैक्टर चलेगा भूमि के ऊपर, तभी भूमि में फसल होगी। अगर मानव ही काम नहीं करेगा, ना ट्रैक्टर किसी काम का, ना वो खेत किसी काम का, ठीक है। तो मानव है प्राथमिक, कि उसका काम करना सबसे पहले जरूरी है, उसके बाद जो दूसरे संसाधन हैं वो प्रयोग में आते हैं। दूसरा, यहाँ पर आपकी किताब में दिया है कि मानव पूंजी क्या है, मानवीय पूंजी, ठीक है, या मानवीय संसाधन क्या है। तो यहाँ लिखा है यह मानव पूंजी है, आपको समझाने के लिए कि क्या क्या मानव पूंजी। आपकी पुस्तक में जो एक पिक्चर दी है उसी का प्रयोग यहाँ पे कर रहे हैं। ये देखिए, ये पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, ठीक है, क्या कर रहा है? ये लोगों को स्वस्थ करने का काम कर रहा है। ये पढ़ लिख कर मेरी तरह टीचर बन गया, तो ये क्या काम कर रहा है? ये आगे जो पीढ़ियां हैं उनको पढ़ाने का काम कर रहा है। ये यहाँ पर पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, ठीक है, तो ये आगे उत्पादन प्रक्रिया में अपना योगदान दे रहा है। ये अब इसने अपना कार्य सीखा। क्या कार्य सीखा? दर्जी का कार्य। तो सिर्फ जो कौशल है या कुशलता है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप पढ़ लिख कर BA MA करते चले गए। आप अपने आप को कुशल बना सकते हैं किसी काम को सीखकर, प्रशिक्षण लेकर, ठीक है। जरूरी नहीं है हर व्यक्ति नौकरी करे। आप अगर अपना काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं, वो भी क्या है? मानवीय संसाधन के रूप में आप अपने आप को बदल रहे हो, क्योंकि आप किसी काम को, किसी उत्पादन को करना सीख रहे हो। आगे है मानवीय पूंजी के जीवन पर प्रभाव। जीवन पर प्रभाव का मतलब है भाई आप अपने आप को आपने कुशल बना लिया तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। यहाँ देखिए नीचे दो दोस्तों की कहानी आपके उसमें दी है। एक है शकल और दूसरा है आपका विलास। तो जो शकल है, ये रहा बाबूजी जो बनकर खड़े हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये है शकल और ये है बेचारा विलास।
तो इसके माँ बाप ने, वो भी गरीब थे, इसके माँ बाप भी गरीब थे, लेकिन इसके माँ बाप ने गरीब होते हुए भी अपने बच्चे को पढ़ाया और ये पढ़ लिख कर कहीं नौकरी लग गया और इसका जीवन बेहतर हो गया। इसके माँ बाप ने इतनी कोशिश नहीं की, ना ही इसने विलास ने इस चीज़ की कोशिश की। तो ये बेचारा, इसके माँ बाप भी गरीब थे और ये भी अब गरीब ही है, ये भी उनका ही जो पुश्तैनी काम है वही कर रहा है। इसी प्रकार से यहाँ ऊपर देखिए फोटो, ये एक व्यक्ति जो मोची जूते बना रहा है। अब इसकी बेचारे की छोटा काम है तो ये कितने पैसे कमा सकता है, बहुत कम पैसे कमा सकता है। लेकिन अगर यही व्यक्ति अपने आप को और कुशल बनाए, किसी फैक्ट्री में इसको काम मिल जाए, या ये अपने काम को किसी बेहतर तरीके से करे, जैसे कि एक पीछे उसमें अखबारों में आई हुई थी, किसी ने अपनी जो जूते की दुकान है उसके बाहर लगाया हुआ था बीमार जूतों का डॉक्टर, ठीक है ना। तो उसको जो उसके महिंद्रा ग्रुप के जो चेयरमैन हैं आनंद महिंद्रा, उसने भी लाइक किया था और उसकी जो पोस्ट है वो शेयर की थी। तो इस प्रकार से वो अपने आप को बेहतर कर सकता है और ज़्यादा पैसे कमा सकता है, ठीक है। एक चेन्नई में ऑटो ड्राइवर है, वो अपने उसको ऑटो को बिल्कुल वो रखता है, फर्निश्ड रखता है, उसमें 10 टाइप के न्यूज़पेपर रखता है, लोगों के लिए फ्री वाईफाई है और उसमें वो लैपटॉप की सुविधा, म्यूजिक की सुविधा, ये सारी चीज़ें देता है। और वो व्यक्ति, वो ऑटो ड्राइवर 1,30,000 पर मंथ कमाता है, क्योंकि वो अपने काम को एक बेहतर तरीके से कर रहा है। अब वो वाईफाई तभी दे सकता है ना जब उसको नॉलेज होगी। उसके बाद उत्पादन के क्षेत्र तथा इनमें महिलाओं की भागीदारी। तो उत्पादन के 3 क्षेत्र हैं प्राथमिक, जो कि प्रकृति पर निर्भर है, जैसे कि कृषि, खनन, मछली पालन। द्वितीय क्षेत्र, इसमें प्राथमिक क्षेत्र या इसमें प्राथमिक क्षेत्र का प्रयोग करके उसका रूप परिवर्तित करके कोई चीज़ बनाई जाती है, जैसे कारखानों में मान लो कपास से धागा बनाकर कपड़ा बनाना, तो वो है द्वितीय क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र। इसमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, सेवाओं का होता है, जैसे बैंकिंग, बीमा, व्यापार, वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ये देखिए, ठीक है। तो ये है तृतीय क्षेत्र। तो 3 क्षेत्र हैं भाई। हमने मानव संसाधन बना लिया, अब उस मानव संसाधन का कहीं प्रयोग भी करेंगे, तो वो प्रयोग कहाँ कर रहे हैं? हम उसका प्रयोग कर रहे हैं किसमें? उत्पादन के क्षेत्र में। और 3 क्षेत्र हैं उत्पादन के, और इन 3 क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी जब हम बता रहे हैं तो इसमें महिलाओं को कम आंका जाता है। अगर आप अपने यहाँ आसपास भी देखें तो कृषि में महिलाओं की जो दिहाड़ी है वो कम है और पुरुषों की दिहाड़ी ज़्यादा है। ऐसे ही कारखानों और फैक्ट्रियों में भी ऐसा ही चलता है। इसी में अब मानवीय पूंजी में मानवीय संसाधन हम बना रहे हैं, लेकिन मानवीय संसाधन बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है? तो यहाँ पर एक है स्वास्थ्य, कि अगर जब तक हमारा जो जनसंख्या है वो स्वस्थ नहीं होगी तो मानवीय संसाधन के रूप में वो नहीं बदल सकती, ठीक है। उसका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। और स्वस्थ कैसे होंगे? जब उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, डिस्पेंसरी होगी, हॉस्पिटल्स होंगे। ऐसे ही शिक्षा, जब आप शिक्षित होंगे तभी तो आगे आप कुशल होंगे, तभी तो आप नई चीज़ें सीख पाएंगे। तो इसलिए शिक्षा का भी इसमें बहुत ज़्यादा महत्व है मानवीय पूंजी बनाने में। इसी के संदर्भ में जब मानवीय पूंजी, पहले हमने देखा मानवीय पूंजी क्या है, फिर उसका असर क्या है, वो कहाँ पे प्रयोग होती है, फिर हमने देखा उसको बनाने में क्या क्या चीज़ें मददगार हैं। अब मानवीय पूंजी बन गई, लेकिन अगर उसको काम ना मिले तो फिर उस मानवीय पूंजी का कोई फायदा नहीं है। तो अगर पढ़े लिखों को नहीं काम मिला, ये देखिए ये डिग्रियां लेके आगे जा रहे हैं और ऊपर लिखा है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि इनको काम नहीं मिला, तो इस शिक्षित जो कुशल जो युवा वर्ग है ये हमारा क्या चला जाएगा? बेकार चला जाएगा, ठीक है। तो शिक्षित बेरोजगारी, इसको दूर करने के लिए सरकार को कदम उठाने की आवश्यकता है। दूसरा, ये तो है शहरों में। गांव में कौन सी मिलती है? मौसमी बेरोजगारी। ये देखिए अब जीरी का सीजन था, जैसे यहाँ पे धान लगा रही हैं, तो इस मौसम में सबके पास काम है। और इस बार तो जैसे लेबर की कमी थी, तो जो स्थानीय लेबर थी उसने ज़्यादा पैसे कमाए, उनके पास ज़्यादा काम था, उनके पास टाइम ही नहीं था। लेकिन जब जीरी लग चुकी है, अब कोई काम नहीं है, तो वो अब इस समय में क्या हो गए? बेरोजगार। तो इसको हम कहेंगे मौसम के अनुसार जब काम मिले तो उसको कहेंगे मौसमी बेरोजगारी। जब मौसम के अनुसार काम नहीं मिला तो मौसमी बेरोजगारी, ठीक है ना।
फिर एक है छिपी बेरोजगारी, ये भी ग्रामीण और शहरी इलाकों में भी मिल सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये कृषि क्षेत्र में ही मिलती है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में क्यों मिलती है? क्योंकि एक छोटा सा खेत होता है, उसके ऊपर परिवार के सारे सदस्य लगे होते हैं, यानी जितने लोगों की ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा लोग काम पर लगे हुए हैं, तो उसको हम कहेंगे छिपी बेरोजगारी। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 लोग काम पर लगे हुए हैं, और ये काम सिर्फ 2 व्यक्ति भी कर सकते हैं, तो 3 व्यक्ति फालतू लगे हुए हैं, ऐसे बैठे हुए हैं देखो, तो इसको हम कहेंगे छिपी बेरोजगारी। तो इस टाइप से ये आपकी चैप्टर की पूरी एक रूपरेखा आपको मिल गई। अब इसके आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो इसका पहला प्रश्न है इस चैप्टर का, संसाधन के रूप में जो लोग हैं उससे आप क्या समझते हैं? तो संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल के संदर्भ में किसी देश में कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। जो लोग काम में लगे हुए हैं वो कितने कुशल हैं, कितने क्षमता रखते हैं, उसके संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं संसाधन के रूप में लोग। तो भूमिक श्रम ये तो है ही जरूरी, ठीक है ना, क्योंकि ये उत्पादन में सहायता करते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो श्रेष्ठ है वो कौन है? मानवीय पूंजी, क्योंकि मानव पूंजी भूमि और पूंजी जैसे साधनों का कुशलता से प्रयोग कर सकते हैं। अगर मानवीय संसाधन नहीं होगा तो भूमि और पूंजी किसी काम की नहीं है। दूसरा प्रश्न हमारा है, मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है? अभी हमने ऊपर किया कि ये इनसे बेहतर है, तो बेहतर है तो कैसे है, अब वो समझ लेते हैं। तो मानवीय संसाधन एक सक्रिय साधन है। सक्रिय का मतलब क्या है कि ये काम करेगा, ठीक है, तभी दूसरे काम करेंगे, अपने आप ये अपने आप कार्य कर सकता है। ये क्या है? निष्क्रिय साधन है, ये अपने आप कार्य नहीं कर सकते। भूमि और पूंजी अपने आप उठकर नहीं चल सकते, ट्रैक्टर अपने आप नहीं चल सकता, भूमि अपने आप नहीं फसल पैदा कर सकती। दूसरा, यह उत्पादन का प्राथमिक साधन है जो मानवीय पूंजी है, और यह उत्पादन का द्वितीयक साधन है, ये बाद में प्रयोग में आता है, पहले तो मानव को काम करना पड़ेगा। तीसरा, यह भूमि व पूंजी का प्रयोग कर सकता है, यह स्वयं अपना प्रयोग नहीं कर सकती। तीसरा प्रश्न है जो आपको करवाया था, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? तो शिक्षा क्या क्या करती है? यह आर्थिक और सामाजिक विकास का मुख्य साधन है। अब समाज में अगर नई चीज़ों, नई प्रथाओं का प्रयोग होना है, प्रचलन होना है, और पुरानी प्रथाओं को त्यागना है, तो उसके लिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। पहले हमें ये तो पता होना चाहिए हमारे समाज में क्या समस्याएं हैं, ठीक है। विज्ञान और तकनीक के विकास में सहायता करती है। अब जब हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, रिसर्च करेंगे, नई नई चीज़ों की खोज करेंगे, तो उससे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहायता मिलेगी। श्रमिकों की कुशलता बढ़ती है। जब हम शिक्षित जो व्यक्ति होता है वो आसानी से कोई भी ट्रेनिंग ले सकता है। जैसे आजकल ITIs खोली गई हैं, पॉलिटेक्निक खोली गई है, तो इसमें जाकर वो जो लोग हैं वो अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ शिक्षित होना जरूरी है। इसलिए वहाँ पर भी 10वीं या 12वीं एक कंडीशन आपके लिए रखी गई है। शिक्षा लोगों की मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने में सहायता करती है। मानसिक क्षमताएं कैसे हैं? जब हम नई नई चीज़ें सीखते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो ज़्यादा तेज होता है, वो नई नई चीज़ों को ग्रहण करने में ज़्यादा सक्षम बनता है। जब आपको कोई नई टर्म बताई जाएगी और अगर आप उसको पहले से ही जानते हो तो आप उसको जल्दी कैच कर सकते हो। शिक्षा राष्ट्रीय आय को बढ़ाती है, प्राकृतिक गुणवत्ता को बढ़ाती है और प्रशासनिक कुशलता में वृद्धि करती है। राष्ट्रीय आय को कैसे बढ़ाएगी? जब शिक्षा फैलेगी देश में और उससे जो हमारा संसाधन है, मानवीय संसाधन है, वो कुशल बनेगा, तो उससे हमारे देश में उत्पादन बढ़ेगा और देश की आय बढ़ेगी। चौथा, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है, अथवा किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? तो स्वास्थ्य सिर्फ ये नहीं है कि भाई वो एक मतलब कि बीमार नहीं है शारीरिक रूप से। इसका मतलब है कि भौतिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानसिक, आर्थिक तथा सामाजिक कल्याण भी इसमें शामिल है। यानी कि मानसिक रूप से भी वो बंदा फिट होना चाहिए, आर्थिक रूप से भी वो ऐसा होना चाहिए कि अपने जीवन की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो पूरी कर सके। और सामाजिक कल्याण का मतलब क्या है कि समाज में समन्वय की स्थिति होनी चाहिए,
ठीक है। अगर समाज में समन्वय नहीं है, उसमें टकराव है, तो वो भी स्वास्थ्य में नहीं गिना जाएगा। दूसरा, अच्छा स्वास्थ्य श्रमिकों की कुशलता बढ़ाता है। एक बीमार आदमी क्या कोई उत्पादन कर सकता है? नहीं कर सकता। अच्छा स्वास्थ्य श्रमिकों की ज्ञान अर्जन क्षमता को बढ़ाता है। अब भाई स्वस्थ आदमी होगा, तुम भी जब क्लास में बैठे होते हो, अगर तुम बीमार होते हो तो बहुत सी चीज़ें तुम्हारे दिमाग के ऊपर से निकल जाती है, तुम सुन ही नहीं पाते, क्योंकि तुम अपनी बीमारी में उलझे रहते हो, तुम्हारा मन भी नहीं करता चीज़ों को सीखने का। पांचवा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में किस प्रकार की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती हैं? तो ये आपको करवा दिया था पहले। प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं जो प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित होते हैं, जैसे वानिकी। वानिकी का मतलब क्या है? वन से संबंधित क्रियाएं, भाई लकड़ी काटना, लट्ठे बनाना, मत्स्य पालन, खनन व डेयरी आदि। द्वितीयक क्षेत्र की क्रियाएं, ये वे क्रियाएं हैं जिसमें उत्खनन व निर्माण शामिल होता है। ठीक है। निर्माण, विनिर्माण का मतलब है कि रूप परिवर्तन उसका किया जाएगा, कोई नई चीज बनाई जाएगी। इस क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अन्य वस्तुओं में बदला जाता है। यह बदलाव मशीनों या मनुष्यों द्वारा किया जाता है, जैसे विनिर्माण व उत्खनन। यानी कि जो भी फैक्ट्रियों में वस्तुएं बन रही हैं वो सारी द्वितीयक क्षेत्र की क्रियाएं होती हैं। तृतीयक क्षेत्र की क्रियाएं, ये वे क्रियाएं हैं जो प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे सेवाओं का मतलब क्या है? उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक है, सुचारू रूप से चलाने के लिए सेवाएं देनी पड़ती हैं। जैसे कि मान लो कृषि है, कृषि का उत्पादन अगर हमें मंडी तक पहुंचाना है तो परिवहन की सेवा चाहिए। ऐसे ही जब मान लो हम कोई सामान भेज रहे हैं तो उस सामान की सेफ्टी के लिए हम उसका बीमा करवा लेते हैं, तो यानी कि बीमा की सेवा। तो इस प्रकार से वो सेवाएं जो उत्पादन, जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में उत्पादन को सुगम बनाती हैं, जरूरी हैं ये। तो इसमें क्या क्या आता है? स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग, डॉक्टर, टीचिंग, ये सभी इसमें ही आते हैं। जो गैर भौतिक है, यानी किसी वस्तु से नहीं बनी, जिनका कोई रंग रूप आकार नहीं होता, वो सभी क्या हैं? सेवाएं हैं। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है? आर्थिक क्रियाएं, गैर आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं अर्थव्यवस्था में वस्तुओं व सेवाओं का प्रभाव करती हैं, यानी कि उत्पादन को बढ़ाती हैं। अगर आर्थिक क्रियाएं हमारे देश में बढ़ रही हैं तो इससे हमारा उत्पादन बढ़ेगा और हमारी देश की आय बढ़ेगी। गैर आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती हैं? जो सीमित साधनों के उपयोग से अलावा है, उत्पादन प्रक्रिया से अलावा है। जैसे धार्मिक, धर्म से संबंधित, भाई हम पूजा पाठ कर रहे हैं, ये क्या है? गैर आर्थिक क्रिया है। हम क्या कर रहे हैं? मान लें समाज में हम काम कर रहे हैं राजनीति का, तो ये भी क्या है? गैर आर्थिक क्रिया है। ठीक है ना। राजनीति का मतलब होता है भाई इलेक्शन से संबंधित, पार्टी बनाना, प्रचार करना, ये सारी क्या है? गैर आर्थिक क्रियाएं। तो इन क्रियाओं से वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रवाह नहीं होता। ठीक है ना। तो ये गैर आर्थिक क्रियाएं हैं। दूसरा, जब आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि होती है तो इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था प्रगति कर रही है। लेकिन मान लो आप दिन रात पूजा पाठ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थव्यवस्था भी प्रगति कर रही है, ये इसका सूचक नहीं है। तीसरा, आर्थिक क्रियाओं से वास्तविक व राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, गैर आर्थिक क्रियाओं से राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं होती। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती हैं? ये आपको डिस्कशन के दौरान बताया था कि इनकी जो तनख्वाह होती है वो पुरुषों के मुकाबले ज़्यादातर कम होती है। तो क्यों होता है ऐसा? बहुत सी महिलाएं अकुशल श्रमिक होती हैं, उनको कोई कुशलता नहीं होती, वो सिर्फ क्या है, एक मजदूर के रूप में काम कर रही होती हैं। बहुत सी महिलाएं अपने घर द्वार से बाहर जाकर काम नहीं करना चाहती। मान लो एक महिला को 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा दूर पे कोई काम मिल जाए, बेहतर काम मिल जाए, तो वो नहीं जाएगी वहाँ पर, क्योंकि वो अपने घर के आसपास ही काम करना चाहती है। वो परिवार के प्रति अपनी ज़्यादा जिम्मेवारी समझती है। महिलाओं में साक्षरता का जो दर है वो निम्न है। अब पुरुषों के मुकाबले इनकी जो साक्षरता दर है वो कम से कम 10% कम है। तो इसके कारण भी वो कुशलता या निपुणता हासिल नहीं कर पाते। चौथा, महिलाएं अधिकतर ऐसे कार्यों में कार्यरत हैं जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं होती। आठवां,
प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं, छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं, और मौसमी बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। तो इन दोनों में क्या अंतर है? सॉरी, पहला जो प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी है, यह बेरोजगारी का वह प्रकार है जिसमें श्रमिक कार्य करते हुए प्रतीत होते हैं पर वास्तव में वो कुछ नहीं करते होते। मैंने दिखाया था ना आपको फोटो में कि वो ट्रैक्टर ट्रैली पे लगे हुए हैं, 5 बंदे लगे हुए हैं, जरूरत 2 की है, 3 वैसे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन वास्तव में वो काम कोई भी काम नहीं कर रहे। ये क्या है? जिसमें श्रमिक कुछ विशेष मौसम में ही कार्य प्राप्त करते हैं। मान लो जब फसल का सीजन होता है तब सबको काम मिलता है, जब फसल का सीजन नहीं होता, कटाई का या लगाई का, ठीक है, तब जो काम होता है गांव में वो कम मिलता है श्रमिकों को और वो काफ़ी समय तक खाली रहते हैं। दूसरा, यह प्राय कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। अब जो छिपी बेरोजगारी है ज़्यादातर और भी क्षेत्रों में हो सकती है। किसी फैक्ट्री में मान लो ज़्यादा मजदूर लगे हों, ठीक है, और उसको मालिक को पता ही ना हो या उसके फैमिली मेम्बर ही लगे हों, ठीक है, और उतनों की आवश्यकता भी नहीं है, तब वहाँ भी हो सकती है, लेकिन मुख्यतः यह कृषि क्षेत्र में पाई जाएगी। तो और ये जो मौसमी बेरोजगारी है यह कृषि संबंधी उद्योगों में पाई जाएगी। अब जो उद्योग कृषि पर आधारित है, अब मान लो जैसे कपास वाले उद्योग हैं, जब कपास आएगी तभी वो काम करेंगे, जब कपास नहीं आएगी तब उनके पास इतना ज़्यादा काम नहीं होगा। तीसरा यह है ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है और मौसमी बेरोजगारी ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है। 9वां, शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए विशेष समस्या क्यों है? अब भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और जब से सरकार ने सबको पढ़ाओ मतलब कि शिक्षा का अधिकार नियम लागू किया है, तो हमारे यहाँ पर देश में बहुत सी जनसंख्या पढ़ी लिखी निकल रही है। अब जो हमारे देश में साक्षरता दर है वो 74% पहुँच चुकी है, ठीक है, तो 74%। और जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय सिर्फ 18% थी। आज हमारे देश में साक्षरता दर कितनी है? 74% है। तो बहुत कई गुना वृद्धि इसमें हुई है। लेकिन अगर उसी तरीके से रोजगार में वृद्धि नहीं होगी तो ये लोग क्या होंगे? पढ़े लिखे बेरोजगार होंगे। तो ऐसी समस्या क्यों है? ये क्वेश्चन है। शिक्षित बेरोजगारी मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। गांव में शिक्षित बेरोजगारी नहीं पाई जाती क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो शहरों की तरफ ही भागते हैं नौकरी लेने के लिए। दूसरा, मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री धारक अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक तो रोजगार की कमी, एक कारण ये भी हो सकता है कि हमारे जो ये पढ़े लिखे हैं वो उतने कुशल नहीं हैं, वो सिर्फ डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं लेकिन कुशलता उन्होंने प्राप्त नहीं की, इसलिए वो कहीं पर किसी कारखाने या फैक्ट्री में काम करने लायक नहीं है। तीसरा, एक अध्ययन में यह बात सामने आई कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ी है। स्नातक का मतलब क्या है? ग्रेजुएशन, जैसे हम बीए कह देते हैं। स्नातकोत्तर का मतलब क्या है? पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसको हम एमए वगैरह कह देते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है वो छोटा काम नहीं करना चाहता, इसलिए वो ज़्यादा बेरोजगार, ज़्यादा समय तक बेरोजगार रहते हैं, और जो कम पढ़ा लिखा है वो जल्दी कोई ना कोई काम वो शुरू कर लेता है। इससे जनशक्ति संसाधन की बर्बादी हो रही है। अब हमारे देश में इतनी जनसंख्या है पढ़ी लिखी, और अगर उनको काम नहीं मिलेगा तो वो क्या है? हमारे देश की जो जनसंख्या है उसका सही उपयोग नहीं हो पाएगा। इससे एक विरोधाभासी जनशक्ति का उदय हो रहा है। एक और तो भारत में तकनीकी शिक्षा प्राप्त लोगों की बेरोजगारी है, यानी कि तकनीकी जो शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं वो बहुत से लोग बेरोजगार हैं। दूसरी तरफ जब फैक्ट्रियों को तकनीकी शिक्षा प्राप्त कुशल जो इंजीनियर्स हैं या मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, उनकी जब ज़रूरत पड़ती है तो वो मिलते नहीं, क्योंकि वो इतने कुशल नहीं हैं। जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें इतने अच्छे कुशल प्रशिक्षित जो शिक्षित वर्ग है उसको नहीं उसका वो किया, उत्पादन किया, उन्होंने अपनी जो क्वालिटी है उसको बरकरार नहीं रखा। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, आपके विचार में भारत किस क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर पैदा कर सकता है? देखो, कृषि में तो हो नहीं सकते क्योंकि पहले ही कृषि में कितने प्रतिशत लोग लगे हुए हैं? इसमें 60% लोग लगे हैं और पहले ही इसमें अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। तो यहाँ से तो हमें बल्कि लोगों को निकालना है। दूसरा, द्वितीय क्षेत्र, तो इस क्रिया में कार्यशील जनसंख्या का सिर्फ 10% ही समाहित है।
तो यानी कि यहाँ पर रोजगार के बहुत सारे अवसर प्राप्त या दिए जा सकते हैं, इनमें वो पैदा किए जा सकते हैं। तृतीय क्षेत्र, इसमें भी क्योंकि जैसे जैसे विकास बढ़ रहा है तो तृतीय क्षेत्र का आकार भी बढ़ रहा है। हमारी जो जीडीपी है उसका लगभग 55% के आसपास, 54-55% के आसपास सेवा क्षेत्र से आता है, इसलिए यहाँ पर भी रोजगार के अवसर काफ़ी हो सकते हैं। उसके बाद प्रश्न है हमारा, आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए क्या सुझाव बता सकते हैं? तो ये हमें क्या करना चाहिए, तकनीकी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए ताकि जो बच्चे हैं जब स्कूलों से निकलें तो वो कुछ ना कुछ उनके पास कला हो, कौशल हो, जिससे कि वो अपना रोजगार ले सकें। देश में व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ की जानी चाहिए, ठीक है, ताकि जो शिक्षा है वो सीधी व्यवसाय से जोड़ी जा सके। निपुणता विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, इसके लिए सरकार कार्य कर रही है, जैसे पीएम जो कौशल विकास योजना है। शिक्षा प्रणाली में कौशल विकास पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, सिर्फ किताबी शिक्षा की बातचीत नहीं होना चाहिए। और पांचवा है, सूचना प्रौद्योगिकी तथा जैव प्रौद्योगिकी को भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग बनाना चाहिए। स्कूलों में इस चीज़ का अब जैसे आपको स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाया जा रहा है तो इसका सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग पढ़ाई में किया जा रहा है। 12वां, किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं, भूमि, श्रम, भौतिक और मानव पूंजी, और क्यों? तो इसमें हम सबसे श्रेष्ठ किसको मानते हैं, मानव पूंजी को, क्योंकि यही दूसरे संसाधनों को मूल्यवान बनाती है। जापान के पास प्राकृतिक संसाधन कम है, लेकिन उसने अपनी देश की जो जनता है उसको शिक्षित किया, प्रशिक्षित किया, उसको कुशल बनाया, तो वो आज एशिया का सबसे अधिक विकसित देश है, क्योंकि उसके पास बेहतर मानव पूंजी है। तो मानव पूंजी ही सबसे बढ़िया है, प्राकृतिक संसाधन तो आप कहीं और से भी ले सकते हो। उसके बाद लास्ट प्रश्न आया हमारा, भारत में बेरोजगारी के कुछ कारण बताओ। तो पहला है बढ़ती जनसंख्या, 1951 में सिर्फ 36 करोड़ थी, 2011 में 121 करोड़ होगी और अब लगभग 130 करोड़ के आसपास या इससे भी ऊपर हो चुकी होगी। तो इतनी बड़ी जनसंख्या है, इसको रोजगार देना बहुत मुश्किल है। दूसरा, कृषि पर निर्भरता, तो लगभग 60% लोग तो हमारे कृषि में लगे हुए हैं और कृषि में छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, ठीक है, इसलिए वो जो लोग हैं वो उत्पादन प्रक्रिया में अपना योगदान नहीं दे पाते। तीसरा, औद्योगिक विकास की कमी, अब उद्योगों का विकास कम हुआ है, तभी तो जो लोग हैं वो खेती बाड़ी से उद्योगों की तरफ नहीं जा सके। तो इस प्रकार ये हमारे टोटल क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसका जो PDF है वो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।